हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल मेंस मैथ्स के लिए बेस्ट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि डे 4 है। आई होप कि इससे पहले के आपने बाकी के 3 क्लासेस को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, जिसमें बहुत ही अच्छे तरह से क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी टारगेट है 25 में 25 आपको स्कोर दिलाया जाए। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चंस 25 लाइए। देखिए फ्रेंड्स, आपको ही पता है कि एग्जाम्स में जो 25 क्वेश्चंस आएंगे, आप उसमें से आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। 7 से 8 क्वेश्चंस ही होंगे जैसे कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस अच्छे थे, तो हम क्यों ना आपको बस यही वाले 7 से 8 क्वेश्चंस के बारे में अच्छे तरीके से बताएं। अब 25 क्वेश्चंस लाऊंगा तो ऐसा तो नहीं है कि 25 क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा टफ क्वेश्चन ही करा दो। ऐसा तो एग्जाम से भी नहीं होता ना कि 7 से 8 ही क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जो कि थोड़ा सा लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जान था, करने वाला था। तो हम आपके साथ इसी टाइप के क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन आपके साथ लाओ और उसमें से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही हो, फालतू ही हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइम टेकन, मतलब टाइम आपको वेस्ट करा है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारी बस कोशिश यही है कि मैं आपके साथ 10 से 15 क्वेश्चन डेली शेयर करता हूँ, और ये 10 से 15 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको 25 में से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इन सभी को अच्छे तरीके से डेली बेसिस में फॉलो करिए। बस ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उतना करिए, इनफ है। अब इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए कि 25 क्वेश्चंस दीजिए, 15 क्वेश्चन दीजिए, या फिर कितना क्वेश्चन दे रहे हैं। बस आपको जितना दिया जा रहा है उतने पे आप कोशिश करो कि उसको सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए और देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक उधार देने वाले पुस्तकालय में पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क, यानी पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क है। अगर कोई व्यक्ति है, पुस्तकालय से अगर कोई पुस्तक लेता है तो उसको 3 दिन के लिए वो फिक्स रेट है कि आपको इतना पेमेंट लगेगा। उसके बाद अगर वो लेट करता है तो प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क होता है। अब यहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। पढ़िए, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक किताब को रखा। तो मान लेते हैं कि 7 दिन की अगर है, 7 दिन सरिता रखती है, तो इसमें से 3 दिन तो आपका कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन के लिए उसका जो चार्ज है वो फिक्स है। तो मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है वो 3x हो गया, यानी चलो 3 दिन तो फिक्स है, यानी 3 दिन फिक्स है और 4 दिन आपका एक्स्ट्रा हुआ। इस तरह से जो फिक्स है वो x है। मान लेते हैं कि जो फिक्स है उसका x रुपया प्राइस है, नियत जो शुल्क है, नियत शुल्क वो x है। लेकिन जो 4 दिन एक्स्ट्रा रख रही है उसके लिए तो उसको पे करना पड़ेगा ना। 4 दिन जो रख रही है उसके लिए मान लेते हैं कि y भुगतान कर रही है, लेकिन 3 दिन के लिए तो वो फिक्स है कि 3 दिन में उसको इतना है उतना ही अमाउंट करना है। अब ये टोटल मिलाकर के उसका कितना हो जाता है, 7 दिन का किराया जो है वो 27 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x प्लस 4y इक्वल टू 27। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी समझते हैं। जबकि सुशी ने 5 दिनों तक रखी। जब सुशी अगर 5 दिन तक रखती है तो 5 दिन में क्या होगा कि 3 दिन के लिए तो उसका भाई चलो कि माफ है, 3 दिन के लिए जो शुल्क लगेगा वो तो लगेगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा 2 है। तो 3 दिन के लिए तो वो x रुपया है, लेकिन 2 दिन अगर वो रख रही है तो 2y के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो x प्लस 2y मिलाकर के हो कितना रहा है, उसको टोटल पेमेंट करना है, कितना हो रहा है 21 रुपया उसको देना है 5 दिन के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस ये काम खत्म, ऊपर से घटेगा 2y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 6, यानी y बराबर 3। अब ये y निकला क्या, तो y निकला उसको अतिरिक्त शुल्क कितना है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि नियत शुल्क और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए शुल्क बताइए। तो प्रत्येक दिन यानी कि 3 रुपए, एक दिन का 3 रुपया, तो वो 4 दिन यहाँ पे यूज कर रही थी, तो ये अगर 12 रुपया कर रही है, और जो सुशी है वो 2 दिन अतिरिक्त यूज कर रही थी, तो यानी कि 3 दूना 6 रुपया ये कर रही थी। तो क्वेश्चन में पूछा कि प्रत्येक दिन का बताना है, ना कि टोटल। तो प्रत्येक दिन के लिए शुल्क कितना है 3 रुपया। तो ये देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन ये क्या आपका नियत वाला है। नियत हमसे पूछा नहीं जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है वाई कि नियत शुल्क और प्रत्येक अतिरिक्त बताइए। तो नियत ये हो गया और प्रत्येक अतिरिक्त हमारा ये हो गया, यानी 3 रुपया। अगर हम बात करते यही कि पूछा था कि नियत शुल्क बताइए, तो फिर नियत शुल्क x के वैल्यू को पुट कर लीजिए, y में कहीं भी रख लीजिए, यानी कि y के वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा 15 निकल जाएगा। ये हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक उधार देने वाले पुस्तकालय में प्रत्येक 3 दिन के लिए एक निश्चित शुल्क और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त लग रहा है। तो मान लीजिए कि जो सरिता है, क्वेश्चन में पढ़िए कि सरिता ने 7 दिन के लिए रखा था। सरिता 7 दिन के लिए रखती है, तो 7 दिन के लिए मान लीजिए रखती है, तो इसमें 3 दिन के लिए तो मतलब कोई शुल्क नहीं लगेगा। 3 दिन के लिए कोई शुल्क नहीं है, 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। 4 दिन का उसको प्रत्येक दिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। 3 दिन के लिए नहीं लगेगा तो 100 रुपया उसको पे करना है भाई, तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स है। लेकिन
एक्स्ट्रा जो 4 दिन लगा रही है वो प्रत्येक दिन वाई रुपया का खर्च लगेगा, मतलब वाई रुपया अतिरिक्त शुल्क लगेगा 4 दिन तक के लिए। ये टोटल उसका किराया हो जा रहा है, मतलब कि टोटल उसको पे करना पड़ेगा 27 रुपये। ये हो गया आपका 7 दिन के बाद। ठीक उसी तरह से अगर जो सुशी वो 5 दिन तक रखती है तो 5 दिन में क्या है, 3 दिन के लिए तो छूट है, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन फिक्स है, लेकिन 2 दिन के लिए उसको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। तो 3 दिन के लिए मान लीजिए कि x हो गया, 3 दिन के लिए x है वो फिक्स है, लेकिन 2 दिन के लिए प्रत्येक y के हिसाब से 2y हो गया। यह टोटल आपका कितना 21 रुपया। बस यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। बैग में कुल 220 सिक्के हैं। ध्यान से क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा सवाल है। यदि बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी हम मान लेते हैं कि 25 पैसे के जो सिक्के की संख्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x है और 1 रुपए के कितना हो जाएगा, 1 रुपए वाला सिक्कों की संख्या इससे 3 गुनी है, 3x हो गया। अब आप ये बताइए 1 रुपया वाला हो गया और 25 पैसे वाला हो गया, तो 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 50 पैसे वाला जो सिक्का की संख्या होगा वो क्या होगा कि 220 में से 3 और 1 4x, यानी जो शेष होगा वो आपका 50 पैसे वाला होगा। अब पैसे को हम लोग रुपए में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बराबर 160 रुपया है टोटल सिक्कों का दाम। तो करते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है, एक बैग में 25 पैसे, तो 25 पैसे यानी x बाई 25 पैसे, 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 25 बाई 100 करेंगे, यानी 1/4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। उसके बाद 50 पैसे वाला है तो 50 पैसे वाला 220 माइनस 4x बाई कितना हो जाएगा 50 पैसा, तो यानी नीचे 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में साइन दिए, फिर से 25 पैसे वाला हो गया, 25 पैसे हमने कर लिया, 50 पैसे 1 रुपये वाला, तो 1 रुपये वाला 3x, 1 रुपये वाला है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, भाग नहीं देना। ये टोटल कितना है 160 रुपये के बराबर। बस अब इसी को सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 110 माइनस 2x प्लस 3x बराबर 160, ठीक है ना। x बाई 4 प्लस x इक्वल टू, यानी यहाँ पे घट गया और उधर चलेगा तो 50, ये कितना हो जाएगा 5x बाई 4 बराबर में 50। x की वैल्यू यहाँ से आप देख लोगे तो कितना निकल जाएगा 40, x की वैल्यू 40 निकल गई। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो ये है ना, तो देखिए 4 चौका 16, अगर 220 में से 160 घटा देते तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, आप कहेंगे 60 सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। जो भी पूछा जाए वहां पे आप रख सकते हो। अगर कोई और पूछा था तो 25 पैसे वाला हो गया डायरेक्ट 40, अगर 1 रुपये वाला पूछा था तो 120 हो जाता, यानी ये हो जाता 120 रुपया उसके लिए। चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहे हैं कि ABC ने कुछ निवेश किया और उनकी समय अवधि का अनुपात 3:2:7 है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ABC कुछ निवेश करते हैं, मान लीजिए कोई निवेश करता है, तो आपको पता है ना कि निवेश गुने कितने महीने के लिए वो निवेश करते हैं, तो यहाँ पे उनके समय अवधि का अनुपात दिया गया है, समय अवधि का अनुपात है। तो हम मानते हैं कि A, B और जो C है, A ने जो कि 3 महीने के लिए या फिर 3 वर्ष जो भी हो, अनुपात में तो कुछ भी मान लेते हैं, 3 महीने या फिर वर्ष के लिए P रुपए निवेश किया होगा, ठीक है। उसके बाद बी ने 2 महीने या फिर 2 वर्ष के लिए Q रुपए निवेश किया होगा। उसी तरह से अनुपात 7 गुने हम R कर लेते हैं, ये टोटल उनका निवेश हो गया। निवेश के बाद उनको जो लाभ मिलता है वो 4:3:14 के अनुपात में लाभ मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो अनुपात होगा वो इसके साथ, यानी ये इसका निवेश और मतलब कि कितने महीने के निवेश, कितना रुपया और इतना लाभ हो जाता है, तो 3P बराबर 4 करेंगे तो P के वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, P इक्वल टू 4/3, ये हो गया, यानी इतने रुपए इसने निवेश किया था। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे अगर Q का निकाले तो क्या निकाल सकते हैं 3/2। उसी तरह से R का निकाले तो आप कहेंगे 14/7 यानी कि 2 हो जाएगा। समझ में आना कैसे कैसे मैंने किया। अब आपको ये पता चल गया तो हमसे पूछा कि निवेश का अनुपात बताइए, तो निवेश का अनुपात है कितना 4:3, 3:2 और 2। अगर रेशियो लेंगे तो 6, ये आपका 8, ये हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा आपका 12। यानी आप देख सकते हैं 8, 9, 12 कहाँ पे मिल रहा है, 8, 9, 12 ऑप्शन हम सी पे जा सकते हैं, राइट। सी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
बस थोड़ा सा समझना है आपको। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताइए। देखिए अगर योग कहता तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला हो जाता n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये होता है घनों का योग। ठीक है, प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है। लेकिन यहाँ पे औसत पूछा गया, तो औसत पूछा गया तो करेंगे क्या, लास्ट में 5 से जो कि डिवाइड कर देंगे 1/5 कर देंगे, क्योंकि औसत मतलब क्या होता है कि डिवाइड करना। तो हम पहले वही कर लेते हैं कि 5 लगातार संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या कह रहा है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो n इंटू एन प्लस वन यानी 5 इंटू 6/2 का स्क्वायर करेंगे और 1/5 हमने इसके औसत के लिए कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 3 15 15 का स्क्वायर यानी 225 225/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225/5 यानी कि 45। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगला है कि एक पात्र में 40 लीटर दूध रखा गया है, इस पात्र में 4 लीटर दूध निकाला गया और पानी से परिस्थापित कर दिया, यानी 4 लीटर दूध निकाल के 4 लीटर पानी डाल दिया गया और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो इसके लिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स के पावर में, बस इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे बैठा देंगे। x क्या है, तो x जितने लीटर दूध रहता है तो 40 लीटर दूध है, उसके बाद क्या है 1 माइनस वाई जितना प्रतिस्थापित किया जाता है 4 बटे टोटल, फिर से इनिशियल जो रहता है वो जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाती है, एक बार तो पहले किया गया था 2 बार और की जाती है, टोटल 3 बार हो गया, यानी ये आपका हो गया 10। करेंगे कितना हो जाएगा 40 गुने 9/10 गुने 9/10 फिर से गुने 9/10। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, ऊपर में करेंगे तो 4 गुने 729 बटे में हो जाएगा 100। 9 चौका 36, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है और नीचे हमारा डबल जीरो है तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट में आपका होगा ही होगा। सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, गुना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पात्र में कितना दूध है जो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला को लगा करके निकाल लेते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8,000 रुपए पर 3 वर्षों में 2 बैंकों से प्राप्त धन साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है। यदि 2 बैंकों में सालाना ब्याज R1 और R2 हो तो R1 माइनस R2 का मान क्या होगा। तो मान लीजिए पहले बैंक में मैंने 8,000 रुपए रखा था R1 के हिसाब से 3 वर्ष के लिए, ये हो गया, और फिर से दूसरे बैंक में हमने 8,000 रखा था रेट 2 के हिसाब से 3 वर्ष के लिए, इनका अंतर जो है वो 800 के बराबर हो रहा है। ठीक है, 800 रुपए के बराबर है। अब कैलकुलेशन करना है, डबल जीरो से डबल जीरो ये हमने कटा दिया, ऊपर में करेंगे तो 8 तरीके 24, 240 R1 माइनस 240 R2 बराबर 800। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर 240 हमने कॉमन कर लिया तो क्या होगा R1 माइनस R2 बराबर में 800, राइट। इसके बाद अगर हम 1 0 से 1 0 कटा दें, और चलो अगर नहीं कटाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे समझिए, अगर मैं 240 छोड़ देता हूँ और इसको भी हम छोड़ देते हैं डबल जीरो से, तो यहाँ पे समझिए कि 8 तरीके 24 यानी 3 होगा। ठीक है, 1 0 बचा वहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो गया और R1 माइनस R2 बराबर 10। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3, 10/3 मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, 10/3 ऑप्शन बी पे हम जा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, इंपॉर्टेंट वाला है तो आप इसको समझिए और करिए। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि निकाय 18x प्लस by बराबर 7 px प्लस y बराबर 2 एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल होगा तो बताइए कि हमें p का वैल्यू क्या होगा। अद्वितीय हल हो या फिर एक हल हो, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। अद्वितीय हल यानी अद्वितीय, कोई और हल नहीं, सिर्फ एक हल हो, एक हल हो, एक हल उस कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1 तो हमारा ये है, b1 है, c1 है, a1 हो गया माने a2 हो गया और b2 c2। तो यहाँ पे बैठाते हैं 18 के नीचे हमारा आ जाएगा क्या p नॉट इक्वल टू b/b2।
b/1, ठीक है, ये हो जा रहा ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, b नहीं है एक्चुअली 6 है, ठीक है, मिस्टेक है 6 है, तो यहाँ पे देखिए 6 होगा, ये 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6×18 कट गया, यानी p नॉट इक्वल टू 3 के बराबर होगा, p नॉट इक्वल टू 3 के बराबर होगा, ये टाइप करने में हुआ है p नॉट इक्वल टू 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या हम टिक करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट वन है, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी है, यानी एक अभी हो गया और उसकी जो डॉटर है वो हम मान लेते हैं, अगर हम इस तरह से देखें तो 2 गुनी है, यानी अभी 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, दोनों में 5-5 कम हो जाएगा, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी, यानी इसकी आयु 4 गुनी थी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर करेंगे, तभी तो ये इक्वल होगा ना, क्वेश्चंस पे पहले ही 4 गुना इधर कह रहा है तो हम इधर 4 गुना कर लेंगे। अब ये देखिए क्या यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन डी में देखिए मैच कर रहा है। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको टफ क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान वाला अंक दहाई के स्थान के दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, तो पहले तो ऑप्शन हटिए, दहाई वाला अंक है ना, कि इकाई का अंक, इकाई वाला अंक यानी लास्ट वाला जो अंक है वो इससे दुगना से अधिक है, तो ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6, ये तो कट गया, 3 दूनी 6 के साथ ये भी होगा, लेकिन ये आपका गलत है, यानी हमारा आंसर जो होगा 25 और 37 में से ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यदि इकाई स्थान और दहाई वाले स्थान अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी अगर 25 में उठाता हूं, मानते हैं कि हमारा आंसर 25 है, तो 25 की जगह पे मैं इसको 52 करता हूं, क्योंकि ये अंक बदल दिया हमने, क्वेश्चन कह रहा था। तो नई, यहाँ पे है नई बनने वाली संख्या और वास्तविक संख्या के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के बीच का अंतर वास्तविक संख्या से एक कम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर 25 से मैंने 52 कर दिया तो कितना बढ़ रहा है, ये 27 बढ़ रहा है, क्या पॉसिबल है, क्वेश्चन में तो कह रहा है एक कम होना चाहिए, यानी हमारा आंसर 25 तो होगा नहीं। अब चलिए 37 पे चेक करते हैं, अगर वास्तविक संख्या 37 था, अगर मैं इसको पलटूंगा तो कितना बनेगा, 73 बनेगा। अब यहाँ पे अंतर देख लीजिए, अंतर कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 36 का अंतर होगा, 36 का अंतर होगा, तो क्वेश्चंस में तो यही कह रहा है ना कि नई बनने वाली संख्या वास्तविक संख्या के बीच का अंतर, नई बनने वाली जो संख्या थी दोनों के बीच का अंतर वास्तविक संख्या से एक कम है, यानी वास्तविक संख्या 37 था, उससे एक कम निकल रहा है 36, तो बिल्कुल सही आंसर आपका 37 होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। तो सब सिंपल सा देखिए बात होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, 2 हो गया, एक तीसरा संख्या, पहला दूसरा तीसरा, मानते हैं पहला संख्या 100 था, दूसरा संख्या क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से, चलो तीसरी संख्या भी हम 100 मान लेते हैं, बाकी इसको हटाते हैं, 10% और 25% अधिक है, तो पहला 10% अधिक है तो 110 हो गया, दूसरा 25% अधिक है तो 125 हो गया, यानी इसी से ये अधिक हो रहे हैं, इसी से ये अधिक हो रहे थे, राइट। तो पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, तो दोनों संख्या का अनुपात यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों संख्याओं का अनुपात 110 अनुपात 125, ठीक है, 5 से अगर कटाते हैं तो 22 बचे 110, 25 बचे 125, यानी 22 अनुपात 25, 22 अनुपात 25, ऑप्शन ए। कुछ नहीं है यार इन सभी क्वेश्चंस में, बस आपको करने आना चाहिए, इसी तरह के क्वेश्चन भी तो मिलेंगे आपको एग्जाम्स में, देख लेना। अगला है कि यदि 12 कुर्सियों और 8 मेजों की कीमत 676 रुपए है, तो बताइए कि 21 कुर्सियों और 14 मेजों की कीमत क्या होगी। इस वीडियो को हम तब तक मतलब इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं करेंगे जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे। तो सॉल्व अगर करवाना है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पे हम इसी तरह के क्वेश्चन देंगे ताकि आपको बिहार एसएससी मेंस में हेल्पफुल लगे हमारी क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं भी किया हो तो यार कर देना। देखिए 12 कुर्सियां हैं तो 12 चेयर प्लस 8 टेबल का कीमत 676 रुपये है, ठीक है, 676। तो हमें बताना है कि 21 चेयर प्लस 14 मेज यानी टेबल का कीमत क्या होगा। कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन ऊपर में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन अगर मैं 4 कॉमन करता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 और 4 दूनी के 8 बराबर में 676, ठीक है, 676। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसको 4 से कटाता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 से अगर कटाता हूं
तो 16 चौका 64, 9 चौका 36, 169 बन गए। अब यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन कर देता हूँ तो 3c प्लस 2t बराबर वाट। ठीक है, इसका वैल्यू तो हमने ऊपर में फाइंड आउट कर लिया ना, 3c प्लस 2t बराबर 169, तो 7 गुने 169 कर लो, बस राइट आंसर आ गया। 9 7 63, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं, गुना कर लेते हैं। 9 7 63 हो गया, 6 16 7 आपका हो जाए कितना, 16 7 112 और 6 118। ठीक है, 112 और 6 118, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर आपका 1143, सॉरी 1183 ऑप्शन हम सी पे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, यही था हमारे पास आज के क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। यहाँ पे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड रख रहे हैं, इससे ज्यादा टफ नहीं होगा। एडवांस तो वैसे भी आपको पढ़ना नहीं है, तो एडवांस के क्वेश्चन हम नहीं इंक्लूड करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा से होंगे तो वो आपसे पूछा जा सकता है, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन हम कुछ पार्ट्स आगे बढ़ने के बाद आपको बताएंगे। पहले अर्थमेटिक के जो इंपॉर्टेंट वाले सवाल होते हैं, जो ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस हैं, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों को बिहार एसएससी के लिए कोर्स चाहिए, जो कि पूरे स्टडी मटेरियल, तो 169 में हमारे 169 नहीं मतलब 199 में हमारे एप्लीकेशन पे आप जा सकते हो। वहां पे आपको फुल नोट्स, मतलब सब कुछ पूरा बिहार एसएससी के लिए सब कुछ वहां पे कवर कराया गया। बिहार सीजीएल मेंस के लिए सब कुछ वहां पे दिया जा रहा है, आप जाकर के वहां पे ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, उस टेस्ट सेक्शन में जाकर के आप अपनी पसंद की कोर्सेज या फिर इसको ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट 199 रुपये में। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।